लाइफ प्रोसेस बायो का सबसे बड़ा चैप्टर और पहला चैप्टर भी। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोग 4 टाइप्स के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आप बस लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल, समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको एमसीक्यू सीरीज में दे रहे हैं। सबसे पहले 15 से 20 एमसीक्यूज ईच टॉपिक, 100 से 150 एमसीक्यू, मतलब 100 से 150 एमसीक्यू हर एक चैप्टर के। असर्शंस एंड रीजंस दे रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब सब कुछ बस एक वीडियो में। लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर एक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे 4 ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के अंदर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। लिविंग बींग्स के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 टॉपिक्स को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एमसीक्यूज। 30 एमसीक्यूज हैं इसमें हर एक टॉपिक के, 30 न्यूट्रिशन के, 30 रेस्पिरेशन के, 30 हमारे ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के। उसके बाद असर्शन एंड रीजंस करेंगे एंड लेटर केस बेस्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू। इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि विच लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। कौन सा लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व करता है इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड? वो है हमारा न्यूट्रिशन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, न्यूट्रिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले में इमेज डिस्कस कर लेते हैं ऑटोट्रॉप एंड हीटोट्रॉप्स के अंदर। 2 टाइप की न्यूट्रिशन आपने सुने भी होंगे अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर कौन कौन चीजें आती हैं? ग्रास हो गया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया प्लांट्स तो आते ही हैं, बैक्टीरियाज भी आते हैं, कुछ एल्गी भी आती है जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। दूसरे आते हैं हीटोट्रॉप जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड होंगे। वो हमारे ग्रास शॉपर हो गया, फ्रॉग हो गया, एनिमल्स हो गए, फंगाई, मोस्ट बैक्टीरिया से इसी के अंदर आते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉपिक और हीटोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। किस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के पास जो फूड मटेरियल होता है वो आउटसाइड द बॉडी हमारा ब्रोक डाउन होता है? वो हमारा मशरूम, ग्रीन प्लांट्स या अमीबा है, कि ईस्ट मशरूम, ब्रेड होल्ड है, पैरामोशियम, एमोबिया एंड कस्कोटा है, एस्कोटलाइज एंड ट्रेपबोम है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे बी वाला सही, ईस्ट मशरूम्स एंड ब्रेड मोल्ड। ये 3 ऐसे हैं इनका जो हमारा मटेरियल है वो आउटसाइड द बॉडी ही डिकम्पोज होने हो जाता है, हमारा ब्रोक डाउन हो जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पेट में जाके इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके ब्रोक डाउन होता है खाना, लेकिन इनका बाहर ही हो जाता है, इसलिए इनको ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्ट्रोट्रॉप्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। हमारे सेप्ट्रोट्रॉप्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, क्यों? क्या वो एक्यूमुलेट करते हैं डेड एंड डीके को, कि रेगुलेट करते हैं, कि निमोलाइज करते हैं, कि कैटेबलाइज करते हैं? तो वो कैटेबलाइज करते हैं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दे कैटेबलाइज द डेड एंड डीके, उन्हीं पर निर्भर होते हैं ये। हमारे मर जाते हैं चीज़ें, डेड हो जाती हैं, डीके हो जाती है, सड़ जाती हैं, उन्हीं चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग बींग्स ऑन विच पैरासाइट रिसाइड्स। जिन लिविंग बींग्स पे पैरासाइट रिसाइड्स करते हैं वो क्या कहलाते हैं? होस्ट। ठीक, जैसे कि हमारे बालों में जीवे होते हैं ना, वो हम लोग ऊपर रहते हैं, अपने निर्भर रहते हैं हम लोग पे, तो वो हम लोग कहलाएंगे होस्ट। ठीक, हम लोगों पर निर्भर है तो हम लोग क्या कहलाएंगे? होस्ट। उनके लिए हम लोग होस्ट कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल सेल ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन बाय। जो सिंगल सेल से होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे सिंगल सेल वाले, वो अपने न्यूट्रिशन पे किस में निर्भर रहते हैं? वो अपना न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं? प्रोसेस पूछा जा रहा है इसमें, किस प्रोसेस के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू या फैगोसाइटोसिस? तो एलिमेंट्री कैनाल तो आएगी नहीं क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। फैगोसाइटोसिस की बक्कल कैविटी की प्लाज्मोसिस, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फैगोसाइटोसिस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये अमीबा अपना खाना को गेन कर रहा है, तो इस अमीबा में ये प्रोसेस हो रहा है उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं हम लोग, फैगोसाइटोसिस, जिसके थ्रू ये अमीबा अपना खाना लेता है, यूडोपोडिया बनाता है, इसके थ्रू खाने को अंदर कर लेता है, फिर उसको वैक्यूल में ले जाके डिकम्पोज करके अपने न्यूट्रिशन को गेन कर लेता है, एनर्जी। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। जितने भी ऑटोट्रॉपिक हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, वो क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए पड़ती हैं? कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के ऑटोट्रॉपिक मोड्स में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं?
प्लांट्स आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो वो क्या क्या चीज़ें लेते हैं अपने खाना बनाने के लिए, खुद का खाना बनाते हैं वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए पड़ती है उनको, क्लोरोफिल भी चाहिए पड़ता है, सनलाइट भी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। सारी चीज़ें चाहिए पड़ती हैं ताकि अपना खाना प्रिपेयर कर सकें। अब इससे पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें, उससे पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इसमें हमारा प्लांट्स अपना एक फूड बना रहा है, सनलाइट का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके। यहाँ पे हमको आप ग्लूकोज दे रहा है, मतलब एक फूड दे रहा है, और साथ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस हो गया। इससे रिलेटेड अब हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। पहला एमसीक्यू इसका, विच प्रोसेस हेल्प प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है प्लांट्स को अपना खाना बनाने में, तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, साइट बताइए उसकी लीफ के अंदर। लीफ के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। इसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है, हमारी एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कहाँ से आता है? वाटर से, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कि ग्लूकोज से? तो वो आता है हमारा वाटर से। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो यहाँ पे कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, वो हमारा क्लोरोफिल। बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टू कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाती है, कैसे? ऑक्सीडाइज होके, रिड्यूस होके, न्यूट्रलाइज होके, कि बर्न होके? तो रिड्यूस होके CO2 कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट है, व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स द स्टोमेटा। अब गार्ड सेल्स आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, बीन्स टाइप के स्ट्रक्चर होता है उनका अगल बगल। ये क्या कर जाते हैं, जैसे वाटर इनके अंदर जाता है तो कैसे हो जाते हैं, कि ओपन हो जाते हैं, कि क्लोज हो जाते हैं, कि दोनों चीजें, या नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये ओपन हो जाते हैं। जैसे इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आता है, ये ओपन हो जाते हैं, और जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे ट्रांसमिशन भी अकर होने लगता है। नेक्स्ट है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो सॉल्युबल प्रोडक्ट बना उसका ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर्स इन द प्लांट ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। उसको क्या कहते हैं? ये होता है किस पार्ट में? उस मस्कुलर टिश्यू का नाम बताइए। किस टिश्यू के थ्रू हमारा जो खाना बना ले, पत्तियों में जो खाना बनता है, उस खाने को पूरे प्लांट तक ले जाने के काम कौन सा टिश्यू करता है? उस टिश्यू का नाम है फ्लोएम। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं, क्योंकि आगे तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल आपको दिखाई दे रही होगी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा, इसमें माउथ, टीथ, एपिग्लाइटिस, सलाइवरी ग्लैंड्स, फारेक्स, एसोफेगस, स्टोमक, लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, सबके फंक्शंस पता होने चाहिए। इनके अंदर इससे एमसीक्यूज करेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला ये पूछा गया कि विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है? क्योंकि एक सीक्वेंस में आपको बताना है। तो सबसे पहले माउथ आता है, स्टोमक, स्टोमक माउथ के बाद सीधा स्टोमक तो आ ही नहीं सकता। माउथ का इसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आ सकता। माउथ के बाद स्टोमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट वाला पॉसिबल है, क्योंकि माउथ के बाद ऑसोफेगस आता है, ऑसोफेगस के बाद हमारा स्टोमक आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा सीक्वेंस सही है, डी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। इस पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो हमारे जाके सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन में। स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट है, जहाँ पे आगे फूड पूरी तरीके से हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा, और हमारी जितनी भी चीज़ें उसमें से एब्जॉर्ब हो जाएंगी, न्यूट्रिशन जितने भी होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एंजाइम्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंजाइम्स का मेन रोल है क्या? जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स, आपको पढ़ा होगा अपने एंजाइम्स के बारे में, उनका रोल है क्या? क्या काम करते हैं एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर? स्टोर करते हैं एनर्जी को, कि स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, कि एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, कि प्रोड्यूस करते हैं बाइल? तो स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस, हमारे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन सीइंग गुड फूड आवर माउथ वाटर्स द फूड इज एक्चुअली। जब भी हम लोग कुछ अच्छा खाना देखते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है, किस वजह से आता है? क्या चीज़ होती है वो? वाटर होता है, कि वो हम लोग बोलते तो हैं कि पानी आ जाता है, जबकि वो वाटर होते ही नहीं है।
हार्मोन्स होते हैं कि एंजाइम्स होते हैं कि नन ऑफ द अबव? तो वो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं हमारे, जो चाहते हैं भाई ये खाना लाओ, उसको हम डाइजेस्ट करें, उसको टुकड़ों में बांटें। तो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे, किसी भी अच्छे खाने को देख के हमारे मुंह में पानी आता है, वो एंजाइम्स होता है, पानी नहीं। पैनक्रियास पुट या सीक्रेशन इनटू, पैनक्रियास अपना सीक्रेशन किस में डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की, स्टोमक में कि ड्यूड्रम में? तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, स्टोमक के बाद जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट होते हैं उसके, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है ड्यूड्रम, जिसमें जाके पैनक्रियास अपना सीक्रेशन पूर्ण करता है इसमें। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा लीवर, यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा, आपके पैनक्रियास दिख रहा होगा, यहाँ पे पैनक्रियास किससे अटैच है? हमारे ड्यूड्रम से। तो ये अपना सीक्रेशन ड्यूड्रम में डाल देता है, ताकि यहाँ पे जितना भी तो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा है उसको भी डाइजेस्ट कर सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें एंजाइम होते होंगे, इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो हमारा डी ऑप्शन, एटाइलिन नहीं होता इसके अंदर। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस, पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा पैनक्रियाटिक जूस को। एक तो बाइकार्बोनेट एंड वाटर तो होते हैं इसके अंदर, साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स दो टाइप्स के होते हैं इसके अंदर, इनएक्टिव भी, डायएक्टिव भी। जो एक्टिव होते हैं वो हमारे 3 टाइप के, अमाइलेज, प्रोटेस और लैप्स होते हैं। तीन जो इनएक्टिव होते हैं, जो दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आके एक्टिव बनते हैं, वो हमारे टाइप्सिजन हो गया, काइमस्ट्रोजन हो गया हमारा, प्रो कार्बो पॉलीपेप्टिडाइस, बहुत बड़ा नाम है इसका, थोड़ा देखिए समझ लीजिए, नाम तो बड़े बड़े मिलेंगे, बायोएस का नाम। चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से बताना है फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, क्या फंक्शन है इसका? ये अपना सीक्रेशन को तो रीडर में डाल देते हैं, फंक्शन क्या करते हैं इसके एंजाइम्स? तो टाइप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, एंड लाइप्स करता है डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट को। क्या टाइप्सिन एमल्सिफाइड करता है फैट्स को, कि लाइप प्रोटीन को? टाइप्सिन दोनों ही फैट को डाइजेस्ट करते हैं, कि टाइप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लाइप्स डाइजेस्ट करता है एमल्सिफाइड फैट्स को? तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ट्राइप्सिन क्या करता है? प्रोटीन जितने भी होते हैं प्रोटीन वाली चीज़ें उनको डाइजेस्ट करता है, और लाइप्स करता है हमारा लाइपेस, क्योंकि एमल्सिफाइड करता है फैट को गलाना स्टार्ट कर देता है और डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंजाइम्स पेप्सिन इज इनएक्टिव होता है इन स्टोमक में विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे बताया कि कुछ एक्टिव भी होते हैं, कुछ इनएक्टिव भी होते हैं, लेकिन जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आ जाते किसी चीज़ के, वो एक्टिव नहीं बनते। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सही आंसर इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही होगी, ठीक, लंबी सी होती है। तो उसका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को, कि प्रोड्यूस करना बाइल को, स्टोर करना फूड को, कि फिल्टरिंग करना ब्लड को? तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये कितनी लंबी होती है। या तो आप फीट में भी आंसर दे सकते हैं, या आप हमें मीटर में या सेंटीमीटर में इसका आंसर दे सकते हैं, कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विल प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग्स ऑफ द इंटेस्टाइनल बॉल, जो यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसका काम पूछा गया यहाँ पे। ठीक, तो हमारे इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या काम होता है इसका? सीक्रेट करना एंजाइम्स को फॉर डाइजेशन के लिए, कि सीक्रेट करना हार्मोन्स को, डिक्रीज करना सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, कि इंक्रीज करना सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए? यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंक्रीज कर देता है, हमारा सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? कौन सी लाइफ के प्रोसेस हमारी सिंथेसिस होती है प्रोटीन के द्वारा, इन्वॉल्व होता है इसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? वो हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन का सिंथेसिस करना पड़ता है, ताकि हमारे टिश्यूज हैं डैमेज हैं, वो डेड हो चुके हैं, उनको रिपेयर कर सकें। वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड? सबसे पहले प्रोटीन डाइजेस्ट होना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका डाइजेस्ट होना? तो हमारे स्टोमक से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी, स्टोमक में स्टार्टिंग हो जाती है हमारी प्रोटीन्स की डाइजेस्ट होना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय सलाइवरी एमाइलेज? ठीक, तो हमारा प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कौन सा है जो सलाइवरी एमाइलेज द्वारा डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे, हमारे मुंह में प्रेजेंस होता है सलाइवरी, उससे स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना। नेक्स्ट है, इससे थोड़ा सा डाइजेस्टिव एंजाइम्स के उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा सलाइवरी एमाइलेज है, उसका काम है न्यूट्रिएंट्स सुक्रोज, शुगर है, उसको करना, मेल्टोस में चेंज करना। ठीक, और दूसरा स्टोमक में होता है पेप्सिन, जो कि स्टोमक ग्लैंड्स के द्वारा आता है, उसका काम है प्रोटीन्स को पेप्टिसाइड्स में करना, पेप्टाइड्स में करना। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल हो गया, माइलेज पैनक्रियास का हो गया,
पैनक्रियाज के ट्रैप्सिन हो गया, लैप्स हो गया, इनका अलग अलग काम है। बाइल का काम है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को चेंज करना है स्मॉल फैट पार्टिकल्स में, और अमाइलेज जो कि पैनक्रियाज के द्वारा आता है वो मेल्टोज को ग्लूकोज में करता है, और ट्रैप्सिन अभी पीछे पढ़ा भी है, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में करता है, और लाइप्स का काम है फैट्स को डाइजेस्ट करना, फैटी एसिड्स में चेंज करना। और बाकी इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं कुछ जो फैसिलिटेट्स होते हैं वो प्रोसेस के लिए मल्टीपल एंजाइम से कंटेन करते हैं। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीविंग बाइल फ्रॉम द लीवर। एलिमेंट्री कैनाल का नाम बताइए जो रिसीव करता है बाइल को। बाइल एक जूस होता है उसको रिसीव करता है फ्रॉम लीवर से, वो कौन सा पार्ट है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? बाइल हमारा सीक्रेट होता है। पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस, ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन होता ही नहीं है? वो कौन सा पार्ट है हमारा? ऑसोफेगस। इसका काम है बस खाने को स्टोमक तक ले जाना, और इसका काम कोई भी नहीं है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन? जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है कि फैटी एसिड बनता है, ग्लाइसरॉल बनता है, अमीनो एसिड बनता है? अमीनो एसिड इसका सही आंसर है। ठीक, ये कुछ एंड प्रोडक्ट्स गिवन है। प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाना, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलर शुगर्स में, और लिपिड्स का फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल्स में चेंज हो जाना। जिनके एंड प्रोडक्ट्स जब इनका डाइजेशन होगा तो ये इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइल? बाइल के रिगार्डिंग इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। सीक्रेट होता है बाय डक्ट द्वारा, स्टोर्ड होता है लीवर में, कि लीवर द्वारा सीक्रेट होता है बाइल डक्ट में स्टोर होता है, कि लीवर द्वारा सीक्रेट होता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में? तो बिल्कुल सही है ये। ठीक, आपको हम पीछे स्ट्रक्चर देखा भी होगा, गॉल ब्लैडर भी वहीं प्रेजेंट होता है, पैनक्रिया भी वहीं प्रेजेंट होता है, लीवर भी होता है। तो लीवर इसको सीक्रेट करता है और स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर में, जबकि जिसको जरूरत पड़ती है तो वो उसमें से निकाल लेता है और ड्यूटर में भेज देता है। अब आ चुके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन पे। इसके भी 30 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बुक्स से इसमें लिए गए होंगे, और प्रीवियस ईयर से तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो इनको डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछ रहे हैं हमसे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी? इनमें से कौन सा प्रोसेस हमारा इन्वॉल्व होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को चेंज करने में एनर्जी में? तुम्हारा वो कौन सा हो जाएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारा ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का एंड रिलीज करता है एनर्जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहले पर्पस को समझ लेते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच सेल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का ब्रेक डाउन होना शुगर का एंड टर्न्स होना इनटू एनर्जी में। एक प्लांट्स एंड एनिमल्स में ब्रेक डाउन होना शुगर का और किसमें चेंज हो जाना? पूरी एनर्जी में चेंज हो जाना, उसी को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। आपने सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी पढ़ ली यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि मेन पर्पस क्या है रेस्पिरेशन का। पीछे पढ़ क्या है, मेन पर्पस क्या है? रिलीज करना एनर्जी। ठीक, प्लांट्स एंड एनिमल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। हम लोग के अंदर जो एनर्जी आती है हमारे सेल्स के अंदर क्या हो रहेगा? रेस्पिरेशन हो रहा है, इसके थ्रू हमको एनर्जी मिल रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन ऑफ फूड, रिलीज ऑफ CO2, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तीनों प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहले समझ लेते हैं ब्रीथिंग क्या प्रोसेस को। ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गया, ब्रेक डाउन किया, अब ब्रेक डाउन हो किसके अंदर रहा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर हमारी एनर्जी बनती है, ब्रेक डाउन हो रहा सारा, ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बन गई, स्टोर्ड हो गई ATP के फॉर्म में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस से हमने इनहेल एक्सेल कर दी। तो ये प्रोसेस है पूरा। ब्रीथिंग अलग प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है, और जबकि सेल्फ रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो दोनों में अंतर भी है ब्रीथिंग रेस्पिरेशन में। अब क्वेश्चन करते हैं इसके। व्हाट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? कहाँ पे है बताइए, कहाँ पे होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? सेल के किस पार्ट में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पीछे पढ़ के भी आ रहे हैं हम लोग, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फर्स्ट ब्रोक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का वो दो मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। वो दो मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? पायरुविक एसिड के। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पायरुविक एसिड के। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा O2 और CO2 एक्सचेंज होता है, लेकिन वो किस के थ्रू, किस पार्ट में होता है? ठीक,
फायरिक्स लैरिंक्स के थ्रू अटैक किया, लंग्स के थ्रू एल्वाइली, और लंग्स या लैरिंक्स और थ्रोट के थ्रू तो एल्वाइली। ठीक, यहाँ पे देख भी रहा होगा, जैसे हमने इनहेल किया ऑक्सीजन को, हमारे लंग्स में गई, लंग्स में प्रेजेंट है ये एल्वेली, इसने कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे हमारा जो ब्लड आता है यहाँ पे, वो ब्लड भी हमारा ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, फिर ये इसको भेज देती है वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा 3 कार्बन मॉलिक्यूल नहीं है। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है हमारा, इथेनॉल नहीं है, लैक्टिक एसिड है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 कार्बन मॉलिक्यूल इथेनॉल नहीं, क्योंकि इथेनॉल, अब अगर आपने पहला चैप्टर इससे पहले वाला एमसीक्यूज की सीरीज देखी होगी कार्बन एंड कंपाउंड्स की, इथेनॉल में समझ गए होंगे आपने कितने कार्बन आते हैं इथेनॉल में, 2 कार्बन आते हैं, C2H5OH, इसका फॉर्मूला भी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। अब फिर लास्ट में जब ब्रेकडाउन होता है, जो हमारा पहले ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो गया पायरुविक एसिड में, फिर पायरुवेट का चेंज होना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में, तो किसके अंदर होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पीछे पढ़ के भी आ रहे हैं आप सब। नेक्स्ट है वुडी प्लांट्स कैरी गैसियस एक्सचेंज थ्रू, जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, रूट हेयर के थ्रू, कि स्टेम हेयर के थ्रू, लैंडिकल्स के एपिडर्मल सेल्स के थ्रू, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही, लैंडिकल्स के थ्रू, लैंडिकल्स के थ्रू। यहाँ पे प्लांट्स को आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट्स होते हैं इस टाइप के, ठीक, इमेज में आपको पता चल रहा होगा, इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, प्लांट अपने गैसियस एक्सचेंज करते हैं। When air is blown from the mouth into a test tube, जब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा कि भाई हम लोग जो सांस छोड़ते हैं वो CO2 है कि O2 है, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक नॉर्मल वाटर लिया गया, एक हम लोग लिया लाइम वाटर, और यहाँ से हम लोग CO2 को पास किया, तो ये दोनों टेस्ट ट्यूब में गया, एक तो लाइम वाटर में गया, एक नॉर्मल वाटर में, तो नॉर्मल वाटर में कोई भी चेंजेस नहीं आए, लेकिन जैसे ही वो लाइम वाटर में गया तो लाइम वाटर कैसा चेंज हो गया, मिल्की में चेंज हो गया। इसका पता चल रहा है कि ये लाइम वाटर मिल्की में चेंज हो गया, क्योंकि लाइम वाटर फॉर्मूला CaO है, और CaO CO2 के साथ मिलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जो इस सॉल्यूशन को मिल्की कर देगा, तो इसकी वजह से पता चल जाता है कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी गैस को रिलीज किया, तो हमारी CO2 इसका आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल, ग्लाइकोलिसिस किस पार्ट में होता है सेल के, तो होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रोसेस याद रखने हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनकी प्लेस फंक्शंस भी याद रखने हैं, हमारे जितने भी आ रहे हैं टर्म्स, उनकी जगह याद रखनी है आपको। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कि एरोबिक और एनएरोबिक पाथवे समझ लेते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पाइवेट एसिड में चेंज, पाइवेट में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे 2 प्रोसेस होती है, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, दूसरी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी आप समझ सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मतलब वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती है, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्रैब्स साइकिल के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज के थ्रू हो जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर होती है वो हमारी विदाउट ऑक्सीजन की हो जाती है, इसलिए उसको एनएरोबिक भी बोला जाता है। फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और अल्कोहल प्लस तो इथेनॉल, जो हमने पीछे पढ़ा है, इथेनॉल बनता है, साथ में CO2 बन जाता है। तो लैक्टिक एसिड बनता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक, तो इसे आपको याद रखना है, आगे करेंगे MCQ, समझ में आएगा आपको। नेम द सब्सटेंस which whose build up in the muscles during vigorous physical exercises may cause cramps, मतलब हम लोग ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस सब करने लगते हैं तो हमारे हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। क्या रीज़न क्या है, हाथ पैर एकदम से दर्द क्यों करने लगते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्या हुआ है हमारी बॉडी के अंदर कि ये सब पेन स्टार्ट हो गया। क्या इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज हुई इसकी वजह से, कि लैक्टिक एसिड एनर्जी की वजह से, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी ये पाइवेट की वजह से। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड आया इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि लैक्टिक एसिड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको बोर्ड में, कि क्रैम्प्स वगैरह जो होने लगता है मसल्स में हमारे, वो किस वजह से होने, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब लोग ज़्यादा दौड़ते हैं तो दौड़ने की वजह से जो ऑक्सीजन का पूरा प्रेजेंस हमारी बॉडी में वो कम होने लगता है, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है, और वो लैक्टिक एसिड थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे वो चेंज हो जाएगा वापस से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में, तो फिर दोबारा से वो हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है ह्यूमन बींग में, हीमोग्लोबिन, जो हमको हमारा ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम करेगा, हर एक सेल तक पहुंचाएगा हमारे ऑक्सीजन को, ताकि एनर्जी बना सकें। नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, कौन से पोर्स हैं वो लीव्स के अंदर जिससे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है गैसेस का, सबको पता होगा, स्टोमेटा बोलते हैं इसको, इसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है।
A large quantity of one of the following is removed from the our body by lungs. लंग्स के द्वारा लार्ज क्वांटिटी में क्या छोड़ा जाता है? वाटर थोड़ा अमाउंट में छोड़ा जाता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में क्या छोड़ा जाता है ये पूछा जाता है। तो CO2 ओनली। जब लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलती है, तो ज्यादा अमाउंट में तो CO2 निकलती है ना, लेकिन कुछ वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, लेकिन वो लेस अमाउंट में। तो यहाँ से हमसे पूछा गया था लार्ज अमाउंट, तो सिर्फ CO2 आंसर होगा इसका। लेकिन हमसे पूछा था क्या चीज रिमूव की जाती है, तो फिर इसका आंसर शायद CO2 प्लस H2 भी हो जाता, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में सिर्फ CO2 निकलता है। विच गैस इज टेकन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कौन सी गैस हम लोग लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं भाई? सांस लेते हैं तब कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सा बेस प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का? रेस्पिरेशन के बाद जो बेस प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग भाप निकाल देते हैं वापस, वो हमारा CO2। ये ऑप्शन। ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज अ नॉट मच एयर बिकॉज दे आर कोलैप्स नहीं होती, क्यों नहीं होती? थिक होती है, मस्कुलर इसलिए कि हैविंग कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स होती हैं इसके अंदर, कि हैव बल्ब से सपोर्टेड करती है बाय एक्स द्वारा। यहाँ पे हैविंग कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग्स होती हैं इसके अंदर, इसलिए वो कोलैप्स नहीं होती है जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजिब वॉज एबसेंट इन द क्लास बिकॉज ऑफ मसल पेन। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, मसल पेन की वजह से राजीव आज आए नहीं स्कूल, एबसेंट है। बिकॉज विच इज क्लैम्स जिस ड्यू टू द एक्सेस एक्सरसाइज, उन्होंने क्या किया, जिम, आज वो जिम गए और उन्होंने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, अब वो स्कूल नहीं आ पाए। तो भाई ऐसा क्या हुआ, वो जो पेन उनको उठा, वो पेन किस वजह से उठा? लैक्टिक एसिड बन गया। रेस्पिरेशन के थ्रू उनका क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई, लैक्टिक एसिड बन गया, जिस वजह से उनको पेन होने लगा मसल्स में। इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ब्रेक दे के करनी चाहिए। ब्रीथिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग डिफर होती है फ्रॉम रेस्पिरेशन, पीछे भी बता चुके हैं, क्योंकि एक फिजिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। एक में एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, एक में प्रोड्यूस होती है एनर्जी, है मेटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सा ऑप्शन में से सही होगा? वो होगा हमारा डी। बी और सी दोनों ही, एक तो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी इस बेसिस पे, दूसरा इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसलिए डिफर है, ब्रीथिंग हमारी अलग है। ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन यहाँ पर समझ लो, एक फिजिकल प्रोसेस है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, एनर्जी प्रोड्यूस कर, एनर्जी बनती है इसके थ्रू। जो हम लोग एनर्जी, हम लोग कुछ खाना वगैरह खाते हैं, डायरेक्टली एनर्जी तो आती नहीं है, खाना खाने के बाद ऑक्सीजन सेल तक जाता है, उस सेल के अंदर एनर्जी बनाता है, जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिल जाती है, फिर से हम लोग दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस करती है एनर्जी बनाती है, एक तो प्रोसेस है दोनों का अलग अलग, दूसरा एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है इनहेल और एक्सहेल करने का। नेक्स्ट है द फूड आफ्टर डाइजेशन एट मॉलिकुलर लेवल पे, जो फूड डाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है हमारा, वो बताइए। फूड डाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाएगा हमारा? प्राइवेट में कि स्टार्च में, मैल्टोस के, हमारे ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे सेल्स के अंदर, तो कितनी टोटल अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस होती है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 26, 38 या 2। कौन सा ऑप्शन है? 38 ATP। ATP की यूनिट है जिसमें नापा जाता है इसको, एनर्जी को। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें सब 2। जब एनाएरोबिक है ऑक्सीजन मिले ही है इसके अंदर, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई, उसमें ज़्यादा एनर्जी बनती है, इसमें कम एनर्जी बनती है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ 6 कार्बन शुगर का ब्रेक डाउन होना इन सेल के अंदर, वो किस प्रोसेस के थ्रू हो? क्रैब साइकिल, ये बोथ ANC ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, या नन ऑफ दिस? तो दोनों ही साइकिल के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल दोनों। इसका आंसर हो जाएगा बोथ A and C। इफ द रेस्पिरेशन इज एनाएरोबिक, अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस, ठीक। अगर रेस्पिरेशन कैसा है, एरोबिक है, तो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 प्रोड्यूस करेगा, 38 ATP। पीछे समझ में आया, एरोबिक में कितने ATP बनती है? 38। CO2 भी प्रोड्यूस करता है, वाटर भी प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ईस्ट सेल प्रोड्यूस, ईस्ट क्या क्या प्रोड्यूस करता है? इसका जो सेल है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 वाटर की, इथेनॉल की, CO2 इथेनॉल के, लैक्टिक एसिड, तो इथेनॉल प्लस CO2 प्रोड्यूस करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, पाइविक एसिड इज कैटालाइज इन डैश एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो आपको बताइए वो इथेनॉल और CO2।
क्योंकि ईस्ट यहाँ पे बोला गया है हमसे। What are the products obtained by anaerobic respiration in plants? में जब प्लांट्स में anaerobic respiration होता है तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है? लैक्टिक प्लस एनर्जी की, पायवेट की, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी की, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, तीनों चीज़ें हमारे प्रोडक्ट ऑप्टेंड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं, नहीं है? तो क्या पूछा गया, कौन कौन से सही नहीं है? Bronchus is divided into bronchioli. The opening leading to the larynx is called glottis. During inhalation, ribs move inwards and diaphragm is raised. Oxygen has more affinity with hemoglobin than CO2. यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा गलत है। जब लोग सांस लेते हैं, रिब्स मूव इनवर्ड्स, क्या रिब्स अंदर चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं, और ज़्यादा आगे आ जाते हैं सांस लेने पे। और डायफ्राम कैसा होता है, रेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है हमारा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से बताना है आप करेक्ट कौन सा है। ठीक, एल्वेली इंक्रीज द सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलर एयर डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड CO2 में, ये तो गलत हो गया। CO2 कहाँ आ गया यहाँ पे? फ्रॉम द लाइक्स द एयर गोज टू फाइनेक्स एंड ट्रैकिया इज नॉट कनेक्टेड टू लंच है। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एल्वेली क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सकें। ठीक, CO2 O2 में, O2 CO2 में चेंज हो सके। नेक्स्ट पे आ चुके हैं। टू बड़े बड़े टॉपिक कंप्लीट कर लिए और मैं 60 MCQs भी कर लिए कंप्लीट अपने। नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन, दो और बचे, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। 30 MCQs और हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक, बस बड़े चलो, बैठे रहो, देखते रहो बस। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। ये जब स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन, कटेशन, ट्रांसलोकेशन। तो उसका नाम है ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू पता भी चल रहा होगा। तो अनयूज्ड वाटर है प्लांट्स के अंदर, वो क्या हो जाता है, एवोपरेट कर जाता है। ठीक, रूट्स के थ्रू आता है, जाइलम टिश्यू उसको लेके आता है वाटर को। Which organ system in humans is responsible for the transporting oxygen and nutrients through the cell? कौन सा ऐसा सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन में, जो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है हमारे सेल्स तक? पता होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में वो हमारा। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के थ्रू हमारे ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा। सबसे पहले समझ लेते हैं सर्कुलेशन को। ठीक, इसमें हमारे लंग्स दिखाई दे रहे हैं, हमको हार्ट दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कैपिलरीज नीचे हमारे कैपिलरीज हैं। इसमें हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, एक पल्मोनरी वेन है। देखिए यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, और हार्ट्स के स्ट्रक्चर दिए गए हैं इसमें। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और टर्स वगैरह सब बताया गया है। हमारी आर्टरियल ब्लड है, ये ब्लैक ब्लड है हमारा, कैपिलरीज के द्वारा एक्सचेंज होकर वापस से हार्ट में जा रहा है। ये पूरा सर्कुलेशन प्रोसेस है हमारा। ठीक, इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन करते हैं इससे। सबसे पहले ये क्वेश्चन कि विलियम हार्वे इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ। विलियम हार्वे ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? इसको समझ के आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक, अब आपको बताना है कब की थी। एक डेट बताइए, तो किस ईयर में हमारी विलियम हार्वे में, किस डे में, किस डेट को हमारी ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी? अब नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले ब्लड सेल्स के बारे में समझ लेते हैं कि ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं। पहले तो वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल, अर्थोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थर्मोसाइट्स बोलते हैं इसको। और वाइट ब्लड सेल्स के तीनों पांचों टाइप्स भी दिए गए हैं, मोनोसाइट, बेसोफिल, यूरोसाइनोफिल, लाइम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल। और इनके अदर नेम भी गिवन। रेड ब्लड सेल को हम लोग ये बोलते हैं, प्लेटलेट्स को ये बोलते हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब इनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक, नेम के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले कि विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग। ठीक, कौन सा कंपोनेंट ब्लड का हेल्प करता है क्लॉटिंग में? तो हमारा प्लेटलेट्स। ठीक, कभी में चोट आ जाती है, प्लेटलेट्स उस चोट से ज़्यादा ब्लड ना निकल पाए, अपनी क्लॉटिंग कर देता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल? अब वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? ठीक, फाइटिंग इन्फेक्शंस, फाइटिंग करना।
ये जम्स वगैरह जो हमारे चले जाते हैं अंदर, उनसे फाइट करना। बी ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। ऐसे विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरी ऑक्सीजन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑक्सीजन को कैरी कौन सा कंपोनेंट करता है ब्लड का? तुम्हारा रेड ब्लड सेल करता है। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्रोमोसाइड भी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, इसका अदर नेम बताइए क्या है? ये किसका नाम है? थ्रोम्बोसाइट्स, इसको कहा जाता है प्लेटलेट्स को। अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स भी है। नेक्स्ट है नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड की अदर देन कौन सा एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है? वो हमारा है लिम्फ। ये ऑप्शन। Which one of the following human organ is often called the graveyard of RBC? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ग्रेवयार्ड बोला जाता है आरबीसी को? तो हमारा स्प्लेन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड लेके जाती है? ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। ये हमारी आर्टरी है, ये वेन्स है, ये फ्रॉम हार्ट से लेके जा रही है ब्लड को। ठीक, ये हमारी हार्ट में लेके जा रही है। तो हार्ट से लेके जा रही है वो हमारी कौन सी होगी? आर्टरी। यहाँ पे इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैज valves टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड? दो टाइप की आर्टरीज हैं, आर्टरीज एंड वेन। ये दो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। इसमें ब्लड बाल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके थ्रू बैक फ्लो से बच सके, ब्लड बैक फ्लो न चला जाए, तो हमारे वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर हार्ट का। इसमें हम लोग पूरा ऊपर बना के यहाँ पे दिख रहा होगा आपके 4 चैम्बर्स दिख रहे होंगे हार्ट के। ठीक, बीच को जो सेप्ट्रम इसको सेपरेट कर रहा है, और यहाँ पे नज़र आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ से आ रही है, लंग्स की तरफ से हमारी पल्मोनरी वेन। नीचे 4 ट्राइप साइड यहाँ पे बाल्ब सी दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। ठीक, नोड भी दिख रहा है, आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड यहाँ पे है। लंग्स से आ रहा है, यहाँ पे लंग्स गुजार रहा है। पूरा स्ट्रक्चर आपको कंप्लीटली ध्यान में रखना है, क्योंकि और हो सकता है बनाने को भी आ जाए, तो आपको बनाना भी आना चाहिए। और एक नाम जो इम्पोर्टेंट नाम से सब कुछ इसमें दे दिए गए हैं, इससे अदर टाइम नाम है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर है, मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो हार्ट का अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया तो उससे क्वेश्चन करते हैं कि राइट पार्ट जो हमारा ह्यूमन हार्ट का हो तो कंटेंट क्या करता है? राइट पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है कि मिक्स्ड ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की नो ब्लड? तो राइट पार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें पूरे बॉडी से ब्लड आएगा, इसलिए जो राइट पार्ट होता है ब्लड का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा होता है। हार्ट की जो कवरिंग होती है वो किससे होती है? तो वो है हमारा सी ऑप्शन, पेरिकार्डियम मसल्स के द्वारा। हार्ट की जो पूरी कवरिंग होती है वो पेरिकार्डियम मसल्स के द्वारा होती है। बाइकस्पिड बाल्ब्स गार्ड्स द ओपनिंग इन मैमल्स बिटवीन। बाइकस्पिड बाल्ब्स होते हैं वो किस साइड होते हैं? लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, कि पल्मोनरी और लेफ्ट ऑरिकल की स्टोमक इंटेस्टाइन में, कि लाइफ राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो लेफ्ट साइड होते हैं बाइकस्पिड। तो ऐसे याद करो, लेफ्ट साइड होता है बाइकस्पिड। ठीक, लेफ्ट साइड की लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ताकि बैक फ्लो से बचा सकें इसको। और विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग हैव थिकेस्ट बॉल? किसकी जो 4 चैम्बर्स आपने पढ़े होंगे हार्ट में, किस चैम्बर की सबसे ज़्यादा थिकेस्ट बॉल होती है? ठीक, जो पार्ट पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाने के लिए, उस पार्ट की ज़्यादा होती है, जो बॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। तो कौन सा पार्ट करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा तो वेंट्रिकल बहुत स्पीड के थ्रू उसको ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फैला देता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स क्या होती हैं? ये बहुत थिक होती हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड? ये क्या चीज़ उसको प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड से? ठीक, थिन वॉल्स ऑफ आर्टिया की थिक मस्कुलर वॉल्स की बाल्स एंड हार्ट। तो सिंपल सी बात है, बाल्ब्स हैं हमारे, जो हमको जैसे ही तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक, लब डब जो साउंड आता है हमको, तो कॉन्ट्रैक्शन से आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में जो बैक फ्लो से बचाता है ब्लड को, बैक फ्लो से बचाता है, वो है हमारे बाल्ब्स, जो बैक फ्लो से बचाते हैं ब्लड को। जैसे कि बैंड लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया ब्लड को, तो वापस से ऑरिकल में जा सकता, तो ऑरिकल क्या करता है? बाल्ब बंद बंद कर लेता है, तो सीधे ऑर्ट्रा में जाता है ब्लड, तो पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। अब है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
Which of the following group or groups of animals heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? ठीक? कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं एनिमल्स के, ग्रुप या ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के जो हार्ट, इसमें हार्ट का कोई रोल ही नहीं है पंप करने का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक, तो किस में होते हैं? फिजिक्स में। ठीक? इसमें कोई रोल नहीं होता जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता हमारा हार्ट। वो हमारे कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं? फिजिक्स। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कम्प्लीटली एनक्लोज विथ, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होता है वो एनक्लोज होता हैगा वेसल्स, हार्ट्स, हार्ट के थ्रू, पूरा एनक्लोज होता है हार्ट के थ्रू। नेक्स्ट है अ बायोकेमिकल कंपाउंड दैट रीडली कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, वो क्या चीज़ है? वाटर, यूरिया, हीमोग्लोबिन, एसिटाइल क्लोरीन। हमारा हीमोग्लोबिन कैसा बायोकेमिकल कंपाउंड है क्योंकि हमारी ऑक्सीजन को कंबाइन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर पूरी डिफरेंट पार्ट में फैला देता है ऑक्सीजन को। ब्लड प्रेशर मेजर किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को, आपने देखा होगा यहाँ पे राउंड करके ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, तो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है? वो हमारा है बी ऑप्शन, पाइग्नोमीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, जो डॉक्टर्स वगैरह नॉर्मल लिखते हैं वो क्या, नॉर्मल कौन सा होता है? 120 हाई होना चाहिए और 80 मिनिमम। मतलब सिस्टोलिक जब हार्ट सिस्टोलिक करे तो 120 तक होना चाहिए, डायस्टोलिक करे तो 80 mm तक एच जी, ये यूनिट है प्रेशर की नापने की, एम एच जी। नेक्स्ट, द हार्ट ऑफ हेल्दी मैन बीस्ट नॉर्मल बी पर मिनट, जो हार्ट होता है नॉर्मल हेल्दी मैन का अगर हार्ट होता है वो कितने बार बीट करता है? देख आप भी अपने हार्ट को चेक कर सकते हैं कितने बार आपका हार्ट बीट कर रहा है। तो नॉर्मल से 70 से 80 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट पंप करता है, बीट करता है। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट रेगुलेट किसके द्वारा होते हैं? एड्रेनालाइन, बी ऑप्शन है यहाँ पे, याद कर लो इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट दोनों किसके थ्रू रेगुलेट होते हैं? एड्रेनालाइन द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। टैक्यकार्डिया, ठीक, टैक्यकार्डिया मतलब इसको बोला किसको जाता है? फास्ट हार्ट रेट को बोला जाता है कि स्लो हार्ट रेट को, स्टॉप हार्ट रेट को, कि नॉर्मल हार्ट रेट को? तो हमारा फास्ट हार्ट रेट को बोला जाता है। जब हार्ट बीट्स हमारी हाई हो जाती हैं तब उसको इसको टर्म दे दिया गया है एक कि इसको टैक्यकार्ड बोलते हैं ये। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स, नाम बताइए उसका जिसने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया? थॉमस ऑली, कार्ल लैंडस्टेनर, कैमिलो गोल्गी, अर्नेस्ट हैकर। तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, कार्ल लैंडस्टेनर ने। उन्होंने क्या बताया था ब्लड ग्रुप में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बताया उन्होंने कि 4 ग्रुप होते हैं ब्लड के, ए बी और ओ। ठीक, तो उन्होंने कहा जो ए ब्लड होता है उसको अलग क्यों कर दिया गया? उसमें एंटीजेंस जो प्लाज्मा देखा गया, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, उसकी प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज देखी तो उसमें देखा बी के एंटीजेंस थे, इसमें ए के एंटीजेंस थे, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं थे, इसमें दोनों के एंटीजेंस थे। ठीक, फिर एंटीजेंस इन रेड ब्लड सेल्स में देखे गए, तो यहाँ पे ए एंटीजेंस प्रेजेंट थे इसलिए इसको ए ग्रुप में डाल दिया गया। इसमें बी एंटीजेंस प्रेजेंट थे इसलिए इसको बी ग्रुप बोल दिया गया। इसमें ए और बी एंटीजेंस दोनों प्रेजेंट थे इसलिए इसको ए बी ग्रुप बोल दिया गया। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं था इसलिए इसको ओ ग्रुप बोला गया। ठीक, इससे पता चल गया कि भाई ए बी ए ग्रुप है, किसी किसी का ए बी ग्रुप होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। अब पता चलता है कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव का क्या रोल है, ये आर एस फैक्टर से पता चलता है कि ठीक, जब आपके ब्लड के ऊपर जो आर एस फैक्टर देखा जाता है, the antigens from ABU and RS blood groups are present on, बताना है आपको ये एंटीजेंस होते हैं ABO और जो है RH ब्लड ग्रुप्स के वो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ही होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर, कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है, कि वो कौन सा है? हमारा ओ वाला। कौन सा है हमारा? ओ वाला, सॉरी, वो ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकते हैं, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है, ये सबसे ले सकता है? वो हमारा ए बी है। कोई भी दे दो मुझे, ए दे दो, बी दे दो, ओ दे दो, सबसे ले लेगा ये, क्योंकि अंदर ए के भी इंटेजन है, बी के भी हैं, तो दोनों से तो ले ही सकता, और ये तो यूनिवर्सल डोनर है, सबको देता तो ये इससे भी ले लेगा। ये यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहलाता है। अब इस चार्ट को भी याद कर सकते हैं। ठीक,
ए प्लस, ओ प्लस, ए बी प्लस, ये सब गिवन है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। किन किन को ये ब्लड दे सकते हैं, किन किन से ये ब्लड ले सकते हैं, पूरा चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे रिसिपेंट और यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव। रेयरेस्ट हमारा माना जाता है वो नेगेटिव, रेयरेस्ट ब्लड। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो रेयरेस्ट है, ये कम पाया जाता है, वो ओ नेगेटिव है हमारा। लास्ट के दो क्वेश्चन इस टॉपिक के, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। जो आर्टरीज को डिस्क्राइब कर रही हूँ अच्छे से। आर्टरीज होती हैं क्या, इसकी फिजिकल को बता रही हूँ, फिजिकल नेचर को, कि ये थिक होती हैं, इलास्टिक हो, पहले ऑप्शन में बोला गया कि वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ब्लड फ्लो करता है अंडर हाई प्रेशर पे, कलेक्ट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड। ये करेक्ट चीज़ बतानी है इसमें। तो ये तो पहली बात तो थिक होती हैं और ब्लड को हाई प्रेशर में ले जाती हैं, तो कलेक्ट करेंगे तो हाई प्रेशर में क्यों ले जाएंगे ये। और दूसरा है दे हैव थिन बॉल्स एंड बाल्ब्स इनसाइड होते हैं, तो बाल्ब्स किसके अंदर होते हैं, पीछे पड़ा है, बेन्स के अंदर होते हैं, ये भी हट गया। दे हैव थिक इलास्टिक बॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, कैरी फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ले जाती हैं, तो बिल्कुल नहीं। री पढ़ते हैं, दे हैव थिक इलास्टिक बॉल्स, तो ये तो सही है, थिक तो होती हैं, आर्टिस्ट क्या होती हैं, थिक होती हैं, लेकिन अंदर अंदर बाल्ब्स नहीं होती, क्योंकि जितना प्रेशर से ब्लड को लेके जाती हैं, इनके अंदर बाल्ब हो ही नहीं सकता, अगर बाल्ब होंगे तो ये फट भी सकती हैं, ये तो इनके अंदर बाल्ब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड दे ब्लड फ्लो अंडर द हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ गायब कर दी, लो प्रेशर से लिखा दिया यहाँ पे लो प्रेशर लिखा था इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे भी लो प्रेशर लिखा था इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पे लिखा था हाई प्रेशर तो लिखा था, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में ले जाती हैं, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही। ठीक है, यहाँ पे थिक इलास्टिक बॉल्स होती हैं, आर्टिस्ट थिक होती हैं, इलास्टिक बॉल्स होती हैं उनकी, इसके अंदर बाल्ब्स भी नहीं होते हैंगे। तीसरा, इसके अंदर हाई प्रेशर होता है ब्लड का, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसने पूछा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट द हार्ट, हार्ट के बारे में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लेफ्ट आरटीएम रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट से, ठीक है, लेफ्ट आरटीएम करते ही नहीं है, राइट आरटीएम करता है हमारा, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक, लेफ्ट नहीं करता। दूसरा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हाँ ये तो सही है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है, ऑर्टा में भी जाता है, ऑर्टा के थ्रू सारे पार्ट्स में फैल जाता है। इसमें तो ये दोनों देख लेते हैं कि सही है या नहीं। लेफ्ट आरटीएम ट्रांसफर ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट आरटीएम ऑक्सीनेटेड ब्लड टू राइट, राइट को, लेफ्ट तो लेफ्ट साइड को ही देगा ना ब्लड, तो ये भी गलत हो गया। राइट आरटीएम रिसीव करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट पार्ट से तो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, ये ऑक्सीनेट आ ही नहीं सकता, तो ये भी, यहाँ पे लंग्स लिखा होता तो मान सकते थे सही था, यहाँ पे हमारा सब बी वाला ऑप्शन सही है। आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एक्सक्रीशन। इसके 30 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पढ़ते हैं इसके पहले टॉपिक के पहले, इसके लास्ट टॉपिक के पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। विच लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, किस प्रोसेस के थ्रू रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट, वो प्रोसेस कौन सा कहलाता है हमारा, एक्सक्रीशन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं। हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये, इसमें आपको दो वेना केवा ऑर्टा दिखाई दे रहा होगा, ऑर्टा ब्लड को लेके आ रहा है, वेना केवा लेके जा रहा है, ठीक। यहाँ पे दो किडनीज आपको मिल रही होंगी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि किडनी जो होती हैं बिल्कुल सेम उसमें नहीं होती हैं, ठीक है, हल्की सी ऊपर नीचे होती हैं, तो क्यों होती हैं, क्या रीज़न है, क्या किडनी का ऊपर नीचे, एक का थोड़ा सा नीचे होना, एक का थोड़ा ऊपर होना, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। रीनल आर्टरी होती हैं ये, रीनल वेन्स होते हैं इसके अंदर, जो किडनीज को पहुंचाती हैं ब्लड को और लेके जाती हैं। यूरेटर होता है जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूरिनरी ब्लैडर किससे जुड़ाता है, हमारा यूरेथ्रा से, तो हमारे बेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के आउटसाइड कर देता है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन, बताइए करेक्ट पाथ बताइए, किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से यूरेथ्रा गलत हो गया, यूरेटर से तो यूरिनरी ब्लैडर जाना चाहिए, किडनी से भी गलत है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक, किडनी से यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सीक्वेंस में है हमारा।
फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा होगा बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन कि फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है किडनी की। ठीक, तो कौन सी होती है, नेफ्रॉन। यहाँ पे किडनी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक, किडनी का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। इसके अंदर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आएंगे आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना के रखे हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन का भी फिल्ट्रेशन यूनिट होगा, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा सीयर ग्लोमेरुलस, जिसके थ्रू ये फिल्टर करता है हमारा। नेक्स्ट है नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूनिटी ब्लैडर। उस ट्यूब का नाम तो जो किडनी से आ रही थी, ब्लैडर तक जा रही थी, वो ट्यूब का नाम क्या था, दी यूरेटर। सिंपल भी है, कुछ कुछ थोड़े से टफ भी होते हैं क्वेश्चन। किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ विच सिस्टम, किडनी जो होती है ह्यूमन बींग्स है वो किस सिस्टम का पार्ट होती हैं, पीछे पढ़ के भी आते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन। किडनी हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर आती हैं। विच इज द डर्टी ब्लड, वेयर इज द डर्टी ब्लड इज इन आवर बॉडी फिल्टर, डर्टी ब्लड किसके अंदर फिल्टर होता है, किडनीज के अंदर। ठीक, अगर किडनी खराब हो जाए तो फिल्टर हमारा सही से पानी, ब्लड हमारा सही से फिल्टर नहीं हो पाता, इसलिए हमको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। एक आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन मशीन की ज़रूरत पड़ती है हमको, जिसके थ्रू हमारा ब्लड फिल्टर होता है। अगर हमारी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो किडनी चेंज कर लो, वरना आप डायलिसिस कराइए। क्रेब्स हैंसलेट साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन। क्रैब साइकिल किस में होती है, ब्रेन में, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर या लंग्स में, तो लीवर के अंदर होती है हमारी। यूरिया का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। वुमेन्स कैप्सूल इज लोकेटेड इन, इसके अंदर लोकेटेड है, एनल कॉर्टेक्स के अंदर, एनल लूप के अंदर, ब्लैडर के अंदर, नन ऑफ दी अबव, तो कॉर्टेक्स के अंदर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए, वुमेन कैप्सूल का भी। द डैश इज द पॉइंट वेयर टू और थ्री मेजर रेनल कैल्सिस ज्वाइन टुगेदर। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रेनल आपस में ज्वाइन है, रेनल पेल्विस बोलते हैं उसको। अगर सही से किडनी का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो उसमें एक पॉइंट का नाम होता है रेनल पेल्विस, जहाँ पे दो से ज्यादा रेनल पेल्विस ज्वाइंट होती हैं। These are tubes made up of smooth muscles fibers that transport urine to the bladder from the kidney। उसका नाम तो सभी को पता होगा, यूटर, ज्वाइन भी करता है किडनी को डायरेक्टली हमारे ब्लैडर से। द डैश आर किडनी टिश्यूज दैट आर शेप्ड लाइक कोन्स, किडनी के टिश्यूज हैं जो कि इनका शेप कोन्स की तरह होता है, ये अभी पीछे बताया तो उसको बोलते हैं हम लोग रेनल पैरामिड्स, कोन की तरह होते हैं। टोपी, आपने बर्थडे वाली टोपी देखी होगी इस टाइप के। डैश आर सेल्स प्रेजेंट इन वुमेन कैप्सूल दैट रैप राउंड द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको पोडोसाइट्स बोलते हैं। पोडोसाइट्स सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वुमेन कैप्सूल्स के अंदर, एंड कैपिलरीज द्वारा रैप्ड होते हैं, एक उस टाइप के। डैश इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द यूरिन, कौन सी कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स हमारे यूरिन के साथ प्रेजेंस में आ जाते हैं, तो कौन सी कंडीशन होती है, ठीक, तो हीम में यूरिया बोलते हैं। बी ऑप्शन नाम याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्लड हमारी यूरिन के साथ आने लगे तो उसमें बोलते हैं हीमाटोरिया, कंडीशन हो जाती है, इसमें फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है, किडनी फेलियर का, क्योंकि किडनी ब्लड को फिल्टर सही से कर नहीं रही है, इस वजह से कंडीशन बन जाती है ब्लड के अंदर, यूरिन के साथ ब्लड आने लगता है। नेक्स्ट, डैश इज अ येलो पिगमेंट that is formed after dead blood cells and processed in the liver. It is also primarily responsible for the yellow color of urine। ठीक? एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो येलो, हाँ येलो कलर की जो रिस्पॉन्सिबल भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ भी सकता है डेफिनेटली। येलो कलर होता है यूरिन का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, कलर होता है यूरिन का हल्का से येलो होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है पिगमेंट। वो पिगमेंट का नाम बहुत ज़रूरी है, याद कर लो उस पिगमेंट का नाम, यूरोक्रोम है इसका नाम। ठीक, इसकी वजह से यूरिन का कलर येलो येलो सा हो जाता है। गैस प्रोड्यूस यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, क्रैब साइकिल के थ्रू, यूरिया साइकिल भी बोलते हैं उसको हम लोग। डैश इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की बिगिनिंग में एक नेटवर्क होता है टाइनी ब्लड वेसल्स का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। यूरिन रिस्पॉन्सिबल है रिकवरी के लिए वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। तो वो कौन सा प्रोसेस है हम लोग, लूप ऑफ हैंडल। ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड के लिए। Which part of nephron allows the selectively reabsorption of useful substance? कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो अलाउ करता है सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस का, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट, वाटर फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज से? बताइए कौन सा पार्ट है वो हमारा नेफ्रॉन का? ट्यूब्यूल, जो कि अलाउ करता है कुछ सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन के लिए, कुछ सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन के लिए। विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए? कौन सा पार्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो कि वाटर का एब्जॉर्ब करता है? वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स को जो एग्जिट करते हैं वो किसके थ्रू होता है? एनल स्पिंटर। डी ऑप्शन। आउटर लेयर ऑफ किडनी, उसको क्या बोलते हैं? आउटर जो लेयर होती है, कॉर्टेक्स कहते हैं उसको हम लोग, आउटर लेयर को। नेक्स्ट है, मेल्फाइन डिस्ट्रीब्यूल्स रिमूव एक्सक्रीटरी मैटर फ्रॉम द, सही है, कहाँ से निकलता है वो? ओरल कैविटी से कि एलिमेंट्री कैनाल से, कि सब हीमोलिम्फ से? तो ऑल ऑफ दिस, सब जगह से जितना भी हमारा एक्सक्रीटरी मैटर है उसको बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट है, एन डायरेटिक हार्मोन, एडीएच एक हार्मोन है जो कि क्या काम है, उसका काम क्या है? इंक्रीज करना वाटर रीअब्जॉर्प्शन की, वाटर रिलीज को इंक्रीज करना, कि Na प्लस रीअब्जॉर्प्शन करना है सोडियम का, कि डिक्रीज करना यूरिया के सिंथेसिस को? तो सबसे पहला इसका सही ऑप्शन है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना। एक हार्मोन होता है जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। द प्रोड्यूसर प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया, बताइए उस प्रोसीजर का नाम बताइए जिसमें हम लोग ब्लड को क्या, पर्सन के ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं या तो सेपरेट करते हैं सबसे यूरिया। वो हमारा डायलिसिस कहलाता है। जब किडनी सही से काम नहीं कर रही हूँ अपना काम, तो फिर हमें डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। ये पूरा डायलिसिस का प्रोसेस है। इसमें से ब्लड में से यूरिया को अलग करा जा रहा है, यूरिया अलग कर रहा है, ब्लड डायलिसिस फ्लूइड अलग हो रहा है। ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सम आर्थ्रोपॉड्स हेल्प इन, आर्थ्रोपॉड्स क्या है? हमारे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक, उनके अंदर एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है कि वो हेल्प किस में करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन में? तो हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं वो, ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, उसको हिमेटोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, ज़्यादा लंबे समय तक उपवास रखा है किसी ने, ठीक, किसी ने महीने भर का उपवास रख लिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो हीज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज, जो उसकी यूरिन होगी वो फाउंड, उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल क्वांटिटीज की क्या चीज़ें जुड़ जाए, ऐड हो जाएंगी? फैट्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, कीटोन्स। तो कीटोन्स, ठीक, कुछ एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ कीटोन्स उसमें आ जाएंगी जब जो कोई पर्सन ज़्यादा समय तक ना खाए पी रहता है। तो द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्निथाइन साइकिल, ठीक, इज, बताइए एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? यूरिया। यूरिया साइकिल में एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? यूरिया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे एक्सक्रीशन का, वो है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, पूछा गया है शायद अभी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर क्या है? क्या चीज़ स्पाइडर अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में निकालती है? यूरिक एसिड, अमोनिया, ग्यूनाइन और क्या, इन ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। तो यूरिक एसिड इसका सही आंसर है। यूरिक एसिड निकालता है अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट पे आ चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक, चारों टॉपिक कवर हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये बायो का, लाइफ प्रोसेसेस। चार सिस्टम इसमें पढ़ ली, न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, हमारा एक्सक्रीशन। सबके 30 एमसीक्यूज हम लोग कर चुके हैं, मतलब बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा असर्शन एंड रीजंस के ऊपर। इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग लगभग 20 से 25 एमसीक्यूज है हमारे असर्शन एंड रीजंस के,
इनको पढ़ लेते हैं, किस टाइप के असर्शन है रीजंस क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से समझ लेते हैं। पहला असर्शन है रीजंस का क्वेश्चन है हमारा, वाइल इज असेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। वाइल है क्योंकि असेंशियल है हमारे डाइजेशन लिपिड्स के लिए, तो सही है असर्शन हमारा। पहले तो चेक करो दोनों चीज़ें अपने आप में सही है या नहीं, फिर चेक करेंगे एक्सप्लेनेशन है या सही नहीं। तो असर्शन को हमने चेक किया कि वाइल तो सही है, वाइल डाइजेशन ऑफ लिपिड्स करता है। रीजन पढ़ लेते हैं, वाइल जूस कंटेन करता है एंजाइम्स। ठीक, बताइए वाइल जूस एंड कंटेन करता है एंजाइम्स को, वाइल जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक, तो हमारा रीजन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, सी वाला, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शंस आर थिक बॉल्ड होते हैं, इलास्टिक इन नेचर। असर्शंस क्या होते हैं, थिक बॉल्ड होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं नेचर्स में। तो भी पीछे हमने एक क्वेश्चन भी किया था आर्टिस्ट वाला, तो यहाँ पर सही हो गया है। आर्टिस्ट तो थिक बॉल्ड होती हैं, इलास्टिक भी होती हैं। रीजन क्या है इसका, आर्टिस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये भी सही है, अवे फ्रॉम द हार्ट। बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही से नहीं दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन के हार्ट में। इसमें वेना केवा रीजन बताया जा रहा है कि वेना केवा इज द ओनली आर्टरी दैट सप्लाइज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट। वेना केवा एक ओनली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को देती है। तो ये दोनों यहाँ आपस में क्या हो गए, असर में तो सही हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन वेना केवा अकेला ऐसा आर्टरी नहीं है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट को तक पहुँचाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। असर्शन आप सही है बट रीजन यहाँ पे गलत हो गया। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, बिल्कुल सही है, एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी जितनी भी लाइफ प्रोसेस हमारी हैं। एनर्जी इज ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक, एनर्जी कहाँ से ऑप्टेन होती है कि एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सही हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, बिल्कुल सही। क्यों होते हैं पढ़ लेते हैं, दीज एंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। ठीक, रिंग्स इसलिए प्रेजेंट होती है जो एयर पासिस वो कोलैप्स ना हो जाए। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही दिया गया है और दोनों चीज़ आपस में सही है। तो एक्सप्लेनेशन सही हो, एसर्शन को बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। जो डिफ्यूजन है वो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही है। पढ़ लेते हैं, डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस है बट अकर्स इन द सरफेस ऑफ द बॉडी, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कौन सही होने वाला है, सी ऑप्शन, ये सही है बट यहाँ पे कौन सा गलत हो गया हमारा, आर गलत हो गया। नेक्स्ट है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ओपनिंग करना पोर्स का और क्लोज करना किसका फंक्शन है, गार्ड सेल्स का। सही है ये, असम्पशन सही है। इंस्ट्रूमेंटल जो पोर्स होते हैं, द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पे ये भी सही है, पर यहाँ पे ये तो बताया नहीं गया, इसका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं किया गया, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन पे लगाएंगे टिक। ठीक, दोनों आपस में सही है। ठीक, अपनी अपनी लाइन अच्छे से बोल रखी है, ये ओपनिंग क्लोजिंग गार्ड सेल्स के थ्रू होती है, लेकिन गार्ड सेल्स के थ्रू ही क्यों होती है, इसमें अगर ये वाली चीज़ समझाई जाती तो हम ये ऑप्शन लगाते। इसमें ये बताएगा कि स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस, ये आपस में सही है। नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये क्या है, गलत है सही है, बताइए कहीं से पढ़िए। पर्पस जो है यूरिन बनाने का, फिल्टर आउट करना अनडाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम इंटेस्टाइन से, एक ही काम है इसका, नहीं। ठीक, दूसरा, किडनी फिल्टर करती हैं वेस्ट को एंड प्रोड्यूस करती हैं यूरिन, बिल्कुल सही, किडनी का काम ही है फिल्टर करना। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिली। ठीक, आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको बिली बोलते हैं। रीजन क्या है, बिली इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, बिल्कुल सही, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने आपको। पहले बिली होती हैं और बिली का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाना। यहाँ पे सही एक्सप्लेनेशन हो गया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन होता है।
रीजन दिया गया, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच हैज हाई एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन तो सही है पर यहाँ पे रीजन गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज द प्लांट्स स्टोर करते हैं सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स को इन देयर बॉडी पार्ट्स में। सही है, अपनी बॉडी पार्ट्स में स्टोर करके रख लेते हैं प्लांट्स। रेप्टाइड्स रेफाइड्स आर द सॉलिड बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक, और जो सॉलिड बेस्ड होता है उसको रेफाइड्स बोला जाता है, ये भी सही है, नाम भी याद कर लो इसका। जो सॉलिड बेस्ड होता है प्लांट्स को उसको रेफाइड्स बोला जाता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हमको कि अंदर ही क्यों करते हैं अपने जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अंदर ही क्यों स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसलिए सही होगा हमारा। यूरेटर्स आर द ट्यूब विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। यूरिन स्टोर करता है इन द यूरेथ्रा। ये दोनों आपस में तो सही है। यूरिन कहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, यूरिन यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में स्टोर नहीं होना था, यहाँ पे होना था यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, तो रीजन यहाँ पे गलत हो गया और असर्शन सही हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम किस पे लगाने वाले हैं, सी वाले पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज क्या होती हैं, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। ये तो सही है, करते हैं। कैपिलरीज कनेक्ट करती है ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, ये भी सही है। पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला कि थिनेस्ट ही क्यों होती हैं। अगर ये इसका रीजन दिया होता तो यहाँ पे ये लगाते हैं हम, इसलिए हम बी पे लगाएंगे। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वाइलर एयर। एल्वाइली से उसने ऑक्सीजन लिया और रिलीज कर दिया CO2 ड्यूरिंग एक्सचेंज के थ्रू, ये सही है। अब देखते हैं रीजन इसका। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ इज मोर इन द एल्वाइलर एयर। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ओ का ज़्यादा होता है का, ये भी सही है। बट यहाँ पे इस चीज़ को समझाया नहीं जा रहा है तो फिर हम बी पे टिक लगा देंगे। असल रीजन ईजी होते हैं, अगर तुमने सही से उसको समझ लिया तो एक भी गलत नहीं जाने वाला। वुमेन कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल टुगेदर मेक्स अ नेफ्रॉन। ये दोनों मिलके आपस में नेफ्रॉन बना लेते हैं। वुमेन कैप्सूल होता है और यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब रीजन क्या है, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल इज टू अलाउ सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज अमीनो। ये सब चीज़ों का नहीं भैया, ये काम नहीं करता ये। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ट्रू है बट यहाँ पे असर्शन गलत कर, रीजन गलत कर दिया हमारा। पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करता है स्टार्च प्रोटीन एंड फैट को। करता है भाई, पैनक्रियाटिक जूस का यही काम है, स्टार्च प्रोटीन फैट को क्या करना, डाइजेस्ट करना। रीजन क्या है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे, एमाइलेस, ट्रेप्सिन और लाइप्स। ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। कोई फैट को करेगा, कोई प्रोटीन को करेगा, कोई हमारे स्टार्च को करेगा। इसलिए इन एंजाइम्स की वजह से तीनों काम करते हैं। तो यहाँ पे रीजन भी सही दिया गया, दोनों चीज़ें भी सही हैं। यहाँ पे बोथ A and B are true, A and R are true and R is the correct explanation of assertion. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉजेस मसल क्रैम्प। जो हमारा एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का मसल्स के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्रैम्प्स मसल्स में, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग वर्कआउट फिजिकल एक्सरसाइजेस लैक्स मसल्स रिपेयर रेस्पायर एनारोबिकली। कि जब हम लोग लैग्स बहुत दौड़ रहे हों तो हमारे लैग्स में अंदर सही तरीके से पूरा ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से एरोबिक की जगह पे एनारोबिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है होना, जिसकी वजह से हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं वो। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो गया हमारा। ट्रैकियर डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर। जब उसमें कोई एयर नहीं होगी तो वो कोलैप्स तो नहीं, ऐसे एयर नहीं है तो कोलैप्स हो गया, चिपक गया। तो ये क्यों नहीं होता, कि उसके अंदर कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, सपोर्ट मिलता। तो यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया इसका रीजन। रे ऑप्शन सही है हमारा। वैन एयर इज पास थ्रू लाइम वाटर मिल्की। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में डालते हैं अपने मुंह से पाइप के थ्रू, तो मिल्की हो जाता है लाइम वाटर। क्यों हो जाता है, क्योंकि एयर कंटेंट करता है 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर एयर कंटेंट करता है, ये क्या दे दिया उन्होंने। तो यहाँ पे असर्शन तो सही है हमारा। एयर जब पास होता है थ्रू लाइम वाटर के, एयर को हम जो पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर के, लाइम वाटर टर्म्स मिल्की, मिल्की हो जाता है टर्म्स। तो क्यों हो जाता है वो, क्योंकि CO2 के कांटेक्ट में आके हो जाता है। ठीक, एयर कंटेन करता है 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन। ये किसका कोई आंसर सही नहीं मिला मुझे। ये भी पीछे एक टेस्ट भी किया था हमने,
इस डायग्राम के थ्रू बताया था। ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रीचेस ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रीचेस ब्लड। ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स नहीं करता। ह्यूमन हार्ट है डिफरेंट चैम्बर, क्योंकि इसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, इसलिए अलग अलग रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ये। अब आ चुके हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस पर। 20 हमने असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारे पास बचे हैं लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि सीबीएसई में पूछे जाते हैं। पढ़ते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जा रहा है। केस बेस्ड क्वेश्चन बताया गया कि रीड द पैसेज एंड आंसर एनी ऑफ द 4 क्वेश्चन फ्रॉम ए टू ई। बताना है आपको, कोई 4 बताने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड में, कि किसी 5 क्वेश्चन में से 4 को आंसर देने हैं आपको। Some experiment were carried out using proton plants to understand the process of photosynthesis. It was observed that the leaves of the plant exposed to light for longer duration के लिए accumulate more starch. However, due to the presence of performed starch in the leaves, it was difficult to find the net productivity on a fixed exposure of light source. Therefore, it was necessary to obtain starch-free leaves in the plant before starting the experiment. हमें इस एक्सपेरिमेंट में पता करना है कि जब हम लोग ज़्यादा समय तक प्लांट्स को बाहर रखते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च प्रोड्यूस करता है। लेकिन उससे पहले हमें उस लीफ को स्टार्च को निकालना पड़ता है, मतलब स्टार्च फ्री करना पड़ता है इस लीव्स को। फिर हम लोग टेस्ट करते हैं इसको। क्या एमसीक्यू किस टाइप के पूछे जाते हैं डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला पूछा गया कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प ऑब्टेन स्टार्च फ्री लीफ। पहले तो हमें लीव्स को स्टार्च फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो कीपिंग द प्लांट इन द डार्क फॉर 48 आवर्स में, सिंपल सी बात है। पहले हमें किसी एक पॉट जिसमें प्लांट लगा हो, उस पॉट को डार्क एरिया में रखना पड़ेगा, जिसकी कम से कम 48 घंटे होने चाहिए। 2 दिन तक हमें उस प्लांट को डार्क एरिया में रखना पड़ेगा ताकि वो स्टार्च फ्री हो सके। फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन द लीव्स वर बॉइल्ड इन अल्कोहल में टू मेक देम कलरलेस। उसको अल्कोहल में बॉयल करनी पड़ती है ताकि उसका पूरा कलर हट जाए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज टू टेस्ट एंड द एंड प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द लीव्स। क्या एंड प्रोडक्ट बचता है हमारा, स्टोर हो जाता है, तो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द स्टार्च फ्री लीव्स आर कोटेड विद वैक्स ऑन बोथ द सरफेसेस। पे हम लोग वैक्स लगा देते हैं एंड द प्लांट्स वाज मेंटेन अंडर नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में रख देते हैं उसको। एट द एंड, जो एक्सपेरिमेंट के एंड में जो वैक्स है हमारी कोटेड लीव्स की आर लाइकली टू शो, क्या शो करती है वो हमारी, विल्टिंग द वॉक्स कोटेड लीव्स। इसका एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन एक्टिविटीज से हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाती है। और ज़्यादातर हमने देखा कि एक्टिविटीज से ही बनते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे। ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स में यूजिंग अ फाइन ब्लेड एंड इंसिजन बोर्ड मेड थ्रू द लीफ सच दैट द फ्लेम टिश्यू वाज कट ओपन, एनालिसिस ऑफ द फ्लूइड ओजिंग आउट ऑफ द फूड was found to be contain high amount of। सुबह के समय आप उसको कट कर दें, प्लांट को, उसकी फ्लेम को कट कर दें, तो उसमें जो लिक्विड पार्ट बाहर निकलता है उसमें अंदर क्या सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वहाँ सुक्रोज होता है वो। आप किसी पेड़ को थोड़ा सा कट करिएगा, उसमें से लिक्विड सब्सटेंस बाहर आएगा। ठीक, तो उसमें बताया कि सुबह के समय अगर ऐसा करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सुक्रोज निकल के आता है। वाई डू प्लांट्स कोटेड विद वैसलीन और वॉक्स डू नॉट रिमेन हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक, हम लोग किसी प्लांट की लीव्स को कोटेड करते हैं वैसलीन या वॉक्स द्वारा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं तो वो हेल्दी नहीं है प्लांट्स के लिए। इसका आंसर आप बताइए, ये क्या करती है। ठीक, बताइए, राइबोस, सुक्रोस या गैलेक्टोस। यहाँ पे सुक्रोस, यहाँ पे सही आंसर हो जाए। इसका शायद ऑप्शन सही से दिया नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सही से दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन वैसे भी कर लिए हैं, एनी 4 करने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन पे। कार्बोहाइड्रेट्स एक्स यहाँ पे दिया गया है, प्राइवेट एसिड में चेंज हो गया। फिर यहाँ पे बाई CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बन गया। यहाँ पे इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बन गया। अब आपको XYZ यहाँ पे दिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बन रहे हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि आइडेंटिफाई करो तीनों के नाम।
ठीक, किस प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स पाइरुविक एसिड में चेंज हुए, फिर पाइरुविक एसिड इनमें इसमें चेंज हुआ और फिर इसमें चेंज हुआ, सबके नाम बताओ प्रोसेस के। तो यहाँ पे एरोबिक यहाँ पे एरोबिक हो रही है, यहाँ पे एनारोबिक हो रही है। ठीक, तो बाय तो पता चल गया एरोबिक है और जेड है हमारा एनारोबिक। कार्बोहाइड्रेट पाइरुविक एसिड में किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है वो बताना है। तो ग्लाइकोलाइसिस साफ साफ, ठीक, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक, हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस एक्स अकर्स इन पार्ट एक्स, प्रोसेस एक्स जो अकर हो रहा है पार्ट में ऑफ द सेल में, वाई अकर्स इन, ये बताना है आपको। दोनों किस कहाँ पे हो रहे हैं, एक्स कहाँ पे हो रहा है और बाई कहाँ पे हो रहा है। एक्स हमारा कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, और बाई कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस सेल के आता है, पीछे पढ़ के भी आ रहे हैं इसका न्यूट्रिशन वाले रेस्पिरेशन में। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द प्रोसेस जेड टेक प्लेस, किस पार्ट में होता है जेड, जेड किस पार्ट में हमारे होता है, तो हमारे बैक्टीरियाज, ह्यूमंस में, ईस्ट में, स्पाइंजी में। ईस्ट के अंदर इथेनॉल बना लेता है, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करे हमने इसके। ईस्ट के अंदर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। फोर्थ है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द प्रोसेस जेड टेक प्लेस, किस में जेड प्रोसेस टेक प्लेस होता है, मसल सेल्स में, किडनीज में, लीवर सेल्स में, की लेडिक सेल्स में, किस सेल्स के अंदर होता है हमारा जेड प्रोसेस। ठीक, मसल सेल्स के अंदर होता है। ठीक, तो लैक्टिक एसिड किस में बनता है हमारा, मसल सेल्स के अंदर, किडनीज के अंदर होता नहीं, लीवर के अंदर होता नहीं। ठीक, लेडिक सेल्स के अंदर होता है क्या, ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई का तो एक्स का आपको पता चल गया कि बाई कहाँ पे होता है, अब जेड बताइए। ठीक, जेड कहाँ पे होता है, मसल सेल्स, किडनी, लीवर या लीडिक सेल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पता करके कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। ठीक, वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन अ सेल, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, एरोबिक यहाँ पे देख भी रहा होगा बाई वाली जगह पे। तो उसमें पूछा जा रहा है कि होता कहाँ पे, लेकिन पार्ट का नाम बताना है। तो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिलेटेड हार्ट से रिलेटेड। पढ़ लेते हैं हार्ट से रिलेटेड क्या दिया गया है इस केस बेस्ड में हमसे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू द थिन बॉल्ड, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग्स से आता है, थिन बॉल्ड के थ्रू अपर चैम्बर में आ जाता है हार्ट के लेफ्ट साइड में। फिर लेफ्ट अपर चैम्बर रिलैक्स हो जाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को कहाँ भेज देता है, नेक्स्ट बी चैम्बर में, ऐसे ए चैम्बर में आ गया। यहाँ पर रुक जाओ एक सेकंड, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ए चैम्बर में पहले आया हमारा, ये चैम्बर है, इसमें आया ऑक्सीनेट ब्लड, लंग से आया, फिर ये पंप करके इसमें आ गया हमारे, इसमें आ गया। ठीक, ऑक्सीजनेटेड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। एक सेकंड रुको, पढ़ लेते पहले पूरा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड एंटर्स द नेक्स्ट चैम्बर बी में and is expands. When the muscular left lower chamber of the heart का contract, the blood pumped out of the body through aorta. जैसे फिर मतलब पूरा प्रोसेस बताया गया कि कैसे लंग से ब्लड आया ऑर्टा में, ऑर्टिया में, फिर ए चैम्बर से बी चैम्बर में आया, फिर उसने पंप करके पूरी बॉडी में फैला दिया। फिर डीऑक्सीनेट ब्लड के बताया कि डीऑक्सीनेट ब्लड सारी बॉडी से कलेक्ट करके सी वाले में लाए, सी से फिर वो डी में गया, डी से फिर लंग्स में चला गया, वो फिर ऑक्सीनेट होकर सेकंड फिर से चालू हो गया। ये पूरा सर्कुलेशन बताया गया। तो अब बताना है, से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आप में आपको समझ में आएगा। विच ऑफ दीज करेक्टली बताएगा, A B C D। ठीक, पहले ए से बी में आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ए से बी में आया, तो ए में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता किस में, तो हमें से आता तो लेफ्ट साइड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए वहां पे हमने हटा दिया था क्योंकि लेफ्ट साइड उसमें साइड था। तो लेफ्ट साइड हमेशा आता है, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आया लेफ्ट साइड, ऑर्टियम से वेंट्रिकल में आएगा, फिर ऑर्टा में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर सी और डी आएगा हमारा। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से सीधा राइट ऑर्टिकल, फिर वेंट्रिकल में। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन ब्लड, कौन सा चैम्बर ब्लड कंटेन कर रहे हैं, विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन ब्लड, हमारा ए और बी। ठीक,
व्हाट इज द करेक्ट रूट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन? करेक्ट रूट क्या है? ए से बी में जाना फिर लंग्स में नहीं, सही ऑप्शन बताइए। तो पहले तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा हमारे सी वाले पार्ट में, फिर सी से जाएगा डी वाले पार्ट में, फिर डी पहुंचाएगा उसको लंग्स में, लंग्स वापस से ए और बी पार्ट करके ऑटा को भेज देंगे, फिर दोबारा साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट? तो सबको पता बाल्स हैं हमारे जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड से बचाते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलेगा थिक मस्कुलर बॉल्स इन अनेट्रिया। नेक्स्ट है व्हाट प्रिवेंट्स, ये तो हो चुका। नेक्स्ट हमारा आश्वासन रीजन दे दिया है। ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड को विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से। ह्यूमन हार्ट हैव डिफरेंट चैम्बर्स, बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, पीछे पढ़ के भी आ रहा है इसको। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन से रिलेटेड, मतलब हमने चारों केस बेस्ड क्वेश्चन अलग अलग टाइप के ले लिए, चार टाइप के जो चार टॉपिक थे, हर एक टॉपिक का एक ही केस बेस्ड ले लिया ताकि आपको हर टाइप के केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए। यहाँ पे एक फोर्थ है ये हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें एक पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम बताया गया, किडनी वगैरह बताया कि ये पूरे स्ट्रक्चर, इसमें नाम आपको बताने हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फुड क्या है हमारे। देखते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट वन, आपको पार्ट वन बताना है। ठीक, इसमें पार्ट वन क्या है? पार्ट वन क्या काम कर रहा है? यहाँ पे एक ट्यूब है हमारी, फ्लेक्सिबल ट्यूब है ये प्लास्टिक। पार्ट वन का नाम क्या होगा? जो कि यूरिन को किडनी से ले जाती है, यूरिनरी ब्लैडर तक, तो हमारा काम करता है यूरेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट थ्री पूछा गया, इसमें पार्ट थ्री का नाम बताइए। पार्ट थ्री का नाम क्या है हमारा? यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें लेके जा रहा था ब्लड। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ पार्ट बी? मतलब किडनी की पार्ट टू क्या है हमारी? किडनी है, उससे स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है हमारी? फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड? कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है फिल्टरिंग ऑफ ब्लड के लिए? फिल्टरिंग ऑफ ब्लड कौन करता है? किडनी करती है। अगर किडनी फेलियर हो जाए तो डायलिसिस कराना पड़ता है। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन, बताइए करेक्ट पाथ बताइए यूरिन का। किडनी से यूरेटर, यूरेटर से, ये हो गया हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो ये हमारे हो चुके हैं पूरे एमसीक्यूज कंप्लीट। 150 एमसीक्यूज हमने यहाँ पे कर चुके हैं हम लोग। ठीक, 120 हमारे चार टाइप के थे, 30 30 30। फिर हम लोगों ने केस बेस्ड किए, असर्शन रीजन किए 20, 40 हो गए थे। और यहाँ पे चार केस बेस्ड भी कर चुके हैं जिसमें 5 5 क्वेश्चन थे, तो 160 क्वेश्चन टोटल हम लोग कर चुके हैं। थोड़ी लंबी वीडियो जरूर हो गई, लेकिन इसमें पूरा चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे सब कुछ डिस्कस किए हमने। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं जो रिपीटेड हुए हैं कई बार, उनको भी हमने लिया गया, बाकी रेफरेंस बुक जितनी भी थी, एनसीईआरटी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी हमारी, सब कुछ। ठीक, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और सारे एमसीक्यूज बिल्कुल ऐसे याद कर लो, बायो का एक भी नंबर आप कटे ना। लोग समझते हैं कि भाई बायो बहुत वो है, भाई टफ है, बायो में समझ में नहीं आती, मैथ्स तो हम कर लेते हैं, बायो नहीं आती किसी किसी को। तो बायो के लिए बस आप इस वीडियो को देख लो, आपका एमसीक्यू सारे सही आने वाले हैं। कोई भी एमसीक्यू यहाँ पे गलत नहीं होगा आपका। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है तो आप चाहे यूनिट टेस्ट दें, टर्म टेस्ट दें, प्री बोर्ड दें या बोर्ड एग्जाम दें, पूरे में से पूरे मार्क्स आपको बायो में मिलेंगे। इसके बाद और भी चैप्टर्स हैं बायो के जो हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो सारी वीडियोस आप लोग सही से देखें, पूरी देखें। और ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हैं जो जिनको लगती है बायो बहुत कठिन है, तो उनको ये वीडियो भेज दो, कहते सारे एमसीक्यूज रट डालो। ठीक, तो इसमें चैप्टर वाइज समझते भी गए हम लोग टॉपिक को, और टॉपिक वाइज करने का फ़ायदा है कि भाई टॉपिक को हम लोग एक टॉपिक को समझ लिया, इस टॉपिक से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे टॉपिक भी हमने क्लियर कर लिए, सारे एमसीक्यूज भी करते गए। तो टॉपिक वाइज करने का यही फ़ायदा है। ठीक, और ये हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे लेके आए हैं। ठीक, सारा एक मिक्सअप लेके नहीं आया कि एक क्वेश्चन एक्सक्रीशन का लिया फिर एक क्वेश्चन न्यूट्रिशन का। तो हम लोग एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं, समझाते भी चल रहे हैं टॉपिक को और एक टॉपिक वाइज करते भी चल रहे हैं। तो ऐसी हमारी सारी एमसीक्यू सीरीज में सारे चैप्टर्स ऐसे ही चल रहे हैं साइंस के। तो सारी एमसीक्यू सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से रिलेटेड, सारी देख लो।
यूपी बोर्ड, सीबीएसई, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जो हमारा नीट एग्जाम में हुआ है हमारा, उसमें भी कई क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड। तो आपको 9th और 10th की जितने भी एमसीक्यूज हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नीट की तैयारी करने चाहते हैं आगे, तो सारे एमसीक्यूज अच्छे से आने चाहिए आपको। और बायो तो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, अगर आप नीट आगे प्रोसेस करते हैं कि नीट के लिए तैयारी करते हैं। तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर चाहते हैं इसकी पीडीएफ इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी जो इतने बच्चे यूपी बोर्ड के भी होंगे, कुछ हमारे स्टूडेंट्स, कुछ हमारे भाई बहन होंगे जो हमारे यूपी बोर्ड सीबीएसई से कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, जिनको हिंदी में भी चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए, तो सब कुछ अवेलेबल है। ठीक, बस आपको पूरी वीडियो देखनी है और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।